हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हम आज पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में, जिनको हम रूसो के नाम से भी जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वह जिनेवा में, जो आज का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। ठीक है, यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये जिनेवा आता था, परंतु उस समय यह एक गणराज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उस समय फ्रांस की क्रांति भी नहीं हुई थी और अन्य जगहों की भी क्रांतियाँ नहीं हुई थी, जिसके कारण से यह गणराज्य के रूप में उसमें उपस्थित था। तो रूसो का जन्म जो है 1712 ईस्वी में हुआ है और उनकी मृत्यु सन 1778 ईस्वी में हो गई है। तो रूसो के बारे में कहा जाता है, एक वक्तव्य है नेपोलियन बोनापार्ट का, कि नेपोलियन कहता है कि यदि रूसो ना होता तो शायद फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। तो फ्रांस की क्रांति होने का जो समय है वह 1789 ईस्वी है, तो जबकि रूसो की जो मृत्यु है वह 1778 ईस्वी है। यानी कि रूसो जो है फ्रांस की क्रांति से काफ़ी पहले जो है इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके जो लेखन थे, जिनके रचनाएं थी, इनसे जैकोबिन के दल के जो नेता थे ना वो काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए जैकोबिन के जो दल के नेता थे इनको अपना आदर्श मानते थे। इन्हीं के आधार पर जो है क्रांतियाँ हुई। तो मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, इनका कहना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह रूसो का कथन है। इसने अपनी जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पुस्तक रचना की है, उन्हीं पुस्तकों में कहा गया है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह रूसो का जो है इस पुस्तक में कथन है। तो देखते हैं कि रूसो समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक हैं और ये किस प्रकार हैं। तो रूसो जो है समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक किस प्रकार है। तो राजनैतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है जितना कि रूसो। तो माना जाता है कि जो रूसो हैं वह राजनैतिक विचारों के इतिहास में समानता के लिए और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई भी इतना जो है घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है जितना कि रूसो रखते हैं। उसने उन परिस्थितियों में समानता की धारणा का प्रतिपादन किया। परिस्थितियाँ क्या थी? उस समय जो है फ्रांस में निरंकुश शासन तंत्र का जो है बोलबाला था। जैसा कि फ्रांस की बात करें, क्योंकि ये बातें जो है ना फ्रांस के लिए लागू होती हैं, तो वहाँ पर निरंकुश शासन तंत्र जो है काफ़ी बोलबाला था। वहाँ पर कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और राजतंत्र आदि में जो है समाज बटा हुआ था। पादरी वर्ग अलग था, निम्न कुल के लोग अलग थे जिनको तृतीय स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। तो उसमें परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं। तो कहा गया कि उसने उन परिस्थितियों में समानता की धारणा का प्रतिपादन किया जबकि असमानताएं सामान्य थी और उन्हें व्यक्ति की स्थिति तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना जाता था। तो उस समय जो सामाजिक स्थिति थी वह भिन्न भिन्न थी, लोग कई कैटेगरी में बटे हुए थे, फिर भी यह समानता में विश्वास रखते थे। समानता की इसी धारणा के आधार पर रूसो को प्रजातंत्र का संदेशवाहक समझा जाता था और अपने इन्हीं विचारों के आधार पर रूसो ने फ्रांस की क्रांति के जनक का कार्य किया था। तो इनका मानना था कि समानता जो है सबको मिलना चाहिए, इसीलिए उनको जो है प्रजातंत्र का संदेशवाहक जो है माना गया है। और यही रीज़न रहा है कि फ्रांस में क्रांति के लिए इनको जो है आगे किया गया, कि इनकी जो सोच है, इनकी जो रचनाएँ हैं, समाज में कैसे यानी कि सबको समानता दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए, इसी को आधार मान करके फ्रांसीसी क्रांति का इन्हें जनक के रूप में माना जाता है। इनका जीवन परिचय जो है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया है कि रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था। तो जब रूसो का जन्म हुआ तो इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पास इनके पिता ने इनका लालन पालन किया, परंतु वह कभी एक असभ्य व्यक्ति की तरह थे। उनका जो है नैतिक जो विचार था वह सही नहीं था। इसलिए रूसो जो है 14 वर्ष की अवस्था में ही यह घूमने वाले लड़के, आवारा लड़के हो गए। 14-15 सालों तक घूमते रहे। तो कहा गया कि रूसो का जो जन्म है वह 1712 ईस्वी जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था। तो जिनेवा जो है उस समय फ्रांस के अंतर्गत आता था, जो कि आज स्विट्ज़रलैंड में है। रूसो के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे। तो कहा गया कि रूसो का जो स्वभाव था वो अच्छा नहीं था और उसे नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी। तो जबकि पिता जो है लापरवाही करते रहे तो इनकी शिक्षा भी सही नहीं थी, किंतु उसमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी। और सन 1749 में
ईस्वी में उसे अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर मिला। तो 1749 ईस्वी में उनको जो है एक लेखन कार्य के लिए, यानी कि एक अकादमी है जिसको बोलते हैं डिजान की अकादमी। इस वर्ष डिजान की अकादमी, यानी 1749 की बात हो रही है, 1749, डिजान की अकादमी ने सर्वोत्तम निबंध पर पुरस्कार घोषित किया। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। तो शीर्षक था निबंध का कि विज्ञान और कला की जो प्रगति हुई है वह नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा उस नैतिकता को विशुद्ध करने में योगदान दिया है, इस पर निबंध लिखना था। तो रूसो जीवन की कटुताएं भोगने के कारण समाज के विरुद्ध विद्रोही बन चुका था। उसने अपने निबंध में लिखा कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया। तो निबंध में उसने लिखा है कि विज्ञान और कला ने जो प्रगति हुई है मनुष्य का नैतिक पतन हो गया है, अतः उसे अपना सरल, सुखी, सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। तो नैतिकता के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा से व्याख्या किया कि विज्ञान और कला जैसे जैसे प्रगति कर रहा है वैसे वैसे मनुष्य का नैतिक पतन होता जा रहा है। यदि उसे अपना प्राकृतिक जीवन जो है, यानी कि जो जीवन है, यदि सर्वोत्तम करना है, अपना जीवन जो है सरल, सुखी और सद्गुण बनाना है तो प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। जो पहले था उसको वैसे बनाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक जीवन के बारे में हम आगे देखेंगे। इस निबंध में एक स्थान पर वह लिखता है, हमें फिर से अज्ञान, भोलापन, निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, निरंकुश शासन तंत्र था, समाज जो है कई कैटेगरी में बटा हुआ था। चर्च के लिए पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और जो है निम्न वर्ग, इन सब में बटा हुआ था। असमानताएं जो है आर्थिक रूप से भी काफ़ी थी। तो इसलिए वह कहता है कि हमें फिर से अज्ञान, यानी कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान होगा तो इंसान चालाक बनेगा। भोलापन, वो मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में इंसान जो है काफ़ी भोले होते थे। और निर्धनता दे दो, हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, केवल वे ही मनुष्य को सुखी बना सकते हैं। यह रूसो का कथन था। इसने न केवल पुरस्कार जीता वरन विवेक गुण के कृत्रिम समाज में एक बड़ी हलचल मचा दी। क्रांति की यह प्रथम झंकार थी। तो इन्होंने पुरस्कार जीत लिया और कृत्रिम समाज में एक बड़ी हलचल पैदा की। ठीक है। पेरिस के साहित्यिक क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। तो साहित्य के क्षेत्र में उसने जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया। किंतु रूसो के जीवन पर इस सम्मान की प्रतिक्रिया विपरीत हुई, क्योंकि वो चाहते तो इस सम्मान के बाद वह एक उच्च कुल में जा करके, यानी कुलीन वर्ग के साथ रह करके या सामंत वर्ग के साथ रहकर, या फिर चाहते तो किसी चर्च के पादरी बन करके अपना जीवन यापन कर सकते थे। परंतु इसका उन्होंने विपरीत जो है असर पड़ा। उसने अब भद्र समाज से संबंध विच्छेद करके निम्न वर्ग के साथ घनिष्ठ मेल मिलाप शुरू कर दिया। तो उन्होंने शान शौकत या फिर उच्च कुल में जाना सही नहीं समझा। अब उन्होंने क्या किया कि अपना मेल मिलाप जो है निम्न वर्ग के साथ शुरू कर दिया, यानी किसान, मजदूर। यहाँ तक कि उन्होंने शादी किया था एक धोबन से किया था। एक दरिद्र और अशिक्षित धोबन के साथ रहने लगा, जहाँ की वह संगीत की प्रतिलिपि करके बड़ी से अपनी सूखी रोटी जो है कमा पाता था। तो रूसो जो है एक धोबन के साथ रहने लगा। उसने जो है संगीत की प्रतिलिपि करके बहुत मुश्किल से रूखी सूखी रोटी कमाता था और अपना जीवन यापन करता था। प्रतिभाशाली रूसो के मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान सा आया हुआ था। तो माना जाता है कि जो रूसो हैं उनके हमेशा दिमाग में जो है विचार आते रहते थे। और उसने अकादमी द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए पुनः सन 1754 ईस्वी में निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। तो पहला निबंध लेखन जो शुरू किया था उन्होंने 1749 ईस्वी में, 5 सालों के बाद फिर से उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उसके निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, यानी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड द फाउंडेशन ऑफ द इक्वेनिटी। ठीक है। तो असमानता की उत्पत्ति और आधारशिला, यह निबंध निजी संपत्ति की संस्था पर उसका एक कड़ा प्रहार था। तो रूसो ने इसमें ऐसी बातें लिखी कि जो लोग बड़े लोग थे
निजी संपत्ति रखते थे उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार था, एक बड़ी चोट थी। उसने कहा था अपने निबंध में कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है। तो यदि हमारे समाज में विषमताएं हैं, कुलीन वर्ग है, सामंत वर्ग है, निम्न वर्ग है, पादरी वर्ग है, तो इसमें विषमताएं हैं। यानी जो संपत्ति है, संपत्ति का निजीकरण ही विषमता का कारण बनता है। जैसे कि उस समय टोटल जो फ्रांस में 100% जो भूभाग थे उसमें 10% भूभाग पर जो है चर्च का शासन था। चर्च उसको अपने आधिपत्य में लिया था। लगभग 75 से ज़्यादा जो है ज़मीनें कुलीन वर्गों के पास थी, सामंत वर्ग के पास था। तो समाज में जो है कुलीन, पादरी और सामंत ये सभी जो उच्च वर्ग में आते थे, विशेषाधिकार उनको प्राप्त था। निम्न वर्ग के पास थोड़ी ज़मीनें थी, लगभग 5% थी। तो इस प्रकार जो है निम्न समाज जो है, निम्न वर्ग जो है गरीब था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि नितांत अस्वाभाविक है और अनौचित्यपूर्ण भी है। जिन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया उनकी सुरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है। अब इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में कहा कि सभी मनुष्य जो है समान हैं, बराबर हैं, परंतु जिन लोगों के अंदर विवेक पहले उत्पन्न हुआ, बुद्धि पहले जागृत हुई, उन्होंने भूभाग पर अधिकार किया और उसकी सुरक्षा के लिए राज्य का गठन कर दिया। यानी कि राज्य का गठन होगा तो लोग उसको छीन नहीं पाएंगे। फिर वह लिखता है, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमाकर यह कहना प्रारंभ किया कि यह मेरी भूमि है और उसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक है। इस बातों में जो है ये कहने का मतलब है कि रूसो ने ये कहा कि वह व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमा करके लोगों से कहना शुरू कर दिया कि यह ज़मीन मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, और बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया कि यह तुम्हारी ज़मीन है, तो वही इंसान मूर्ख है जो मान लिया कि यह ज़मीन तुम्हारी है। जबकि जिसने कहा कि यह ज़मीन मेरी है वही जो है राज्य का संस्थापक माना गया। यानी वह ताकतवर था तो राज्य उसके अधीन हो गया। निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उनकी रक्षा करने के लिए है। जो गरीब लोग हैं वो ये मानते हैं, वो सोचते हैं कि राज्य जो है भूस्वामियों से उनकी रक्षा करने के लिए है, परंतु कुछ दिनों में वे राज्य के वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। रूसो कहता है कि जो गरीब लोग हैं वो मानते हैं कि राज्य जो बना है वह भूस्वामियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि फ्रांस में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जो लोग सामंत थे वे जो है गरीब वर्ग, निम्न वर्ग पर काफ़ी अत्याचार करते थे। तो उनका मानना था जो राज्य है वह भूस्वामियों से उनकी रक्षा कर रहा है, परंतु कुछ समय बाद उनको पता चलाता है कि जो राज्य है उन्हीं भूस्वामियों की से ही बनता है, उन्हीं भूस्वामियों का राज्य के ऊपर अधिकार होता है, परंतु वह जानकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यद्यपि रूसो का द्वितीय निबंध प्रथम निबंध से अधिक तर्कपूर्ण और सांगोपांग था। जैसा कि जो दूसरा निबंध उन्होंने लिखा है वह पहले वाले से काफ़ी अच्छा था, किंतु ऐसी परिस्थिति थी उस समय निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद में संपत्ति पर अधिकार जो है उच्च कुलों का था, कुलीनों का था, सामंतों का था, पादरियों का था और राजा का था। इसलिए उनको इस लेखन पर कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, किंतु विषय वस्तु तत्कालिक धनी समाज और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण पुरस्कार उसे न देकर एक अन्य व्यक्ति को दिया गया, जिसकी कृति रूसो की कृति की अपेक्षा हीन थी, बेकार थी। इस घटना से रूसो के हृदय में समाज के प्रति और अधिक कटुता आ गई। जब रूसो ने देखा कि इतनी अच्छी रचना करने के बाद, संपत्ति के बारे में लिखने के बाद, असमानता के बारे में लिखने के बाद उनको जो है पुरस्कार नहीं मिला, जबकि एक ऐसे व्यक्ति को मिला जिसकी रचना बिल्कुल बेकार थी, तो समाज के प्रति उनकी कटुता आ गई और वह जो है सन 1762 ईस्वी में उसने पेरिस को छोड़ दिया। तो इनका जो जन्म हुआ था जिनेवा में हुआ था, तो यह पेरिस में रहते थे, तो पेरिस को सन 1762 में छोड़ दिया और अपने जीवन के शेष 16 वर्ष उसने एक खानाबदोश के रूप में व्यतीत किया और 1778 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जब उनको जो है पुरस्कार नहीं मिलता है, सन 1762 ईस्वी में उन्होंने पेरिस छोड़ दिया, लेखन कार्य को छोड़ दिया, खानाबदोश कर भटकते रहे इधर उधर,
और 16 वर्ष के बाद जो है इनका देहावसान हो जाता है। अब देखते हैं कि रूसो की कृतियाँ क्या हैं। रूसो ने अनेक ग्रंथ और निबंध लिखे जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट आर प्योरिटी मोरल, यह लिखे थे सन 1789 में। दूसरी पुस्तक का नाम है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, यह 1749 में भी रचना है। थर्ड रचना है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ मैन, 1754 ईस्वी में। चौथी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1758। पांचवी पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, इन्होंने 1762 ईस्वी में लिखा था। छठवीं पुस्तक है एमिल, 1762 ईस्वी में उसने लिखा, यह रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। सातवां पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, में रूसो ने कहा है कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। तो यह रचना जो है 1755 और 58, ये दोनों सेम ही लग रहा है, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का अधिक अर्जन प्रतिबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि समाज में असमानता उत्पन्न हो जाए। अब देखते हैं कि रूसो का सामाजिक समझौता क्या है। हॉब्स और लॉक के समान ही रूसो ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते का सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। तो उसमें उन्होंने बताया मानव स्वभाव के बारे में। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा का अध्ययन उन दो निबंधों के आधार पर किया जा सकता है जो उसने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखा था। इस संबंध में उसकी विचारधारा हॉब्स और लॉक दोनों से ही नितांत भिन्न है। तो डिजाइन अकादमी के लिए उन्होंने 2 लेख लिखे थे, उनसे पता चलता है कि मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जबकि इनके पहले हॉब्स और लॉक ने मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, फिर भी उनसे इनका तर्क अलग है। जैसे कि हॉब्स ने कहा कि मानव स्वभाव जो है क्रूर है, हिंसक है, कपटी है। हॉब्स मानता है कि मानव स्वभाव क्रूर, हिंसक और कपटी है, लेकिन रूसो का कथन है कि यदि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर, हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती, और वर्तमान समय में हमें हमारे बंधु बांधवों की मृत्यु पर शोक की बजाय हर्ष होना चाहिए। और सही बात है। हॉब्स ने कहा कि इंसान जो है क्रूर, हिंसक, कपटी टाइप का है, तो रूसो कहना है कि यदि वह कपटी होता, हिंसक होता, तो 2 पीढ़ी से ज़्यादा लोग जिंदा नहीं रहते। जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे रिलेशन वाले हैं, ये यदि उनकी मृत्यु होती तो शोक की बजाय जो हर्ष मनाते। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है हॉब्स से जो मानव स्वभाव का तरीका है, बिल्कुल जो है रूसो ने इसको खारिज किया है। दूसरी तरफ जो लॉक हैं, लॉक ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों और पूर्ण और नैतिक माना है। तो लॉक कहते हैं कि मानव स्वभाव जो है सद्गुण से पूर्ण है और नैतिक है, लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा न होकर भावनाओं द्वारा चालित था, और ये भाव मुख्यतः 2 थे। प्रथम था कि आत्मरक्षा करना है और सुख की प्रवृत्ति चाहिए, और दूसरा था दया। तो यहाँ पर रूसो ये मानता है कि जब इंसान प्राकृतिक अवस्था में था तो वह अपनी आत्मरक्षा चाहता था और सुख चाहता था, और दूसरा उसको दया चाहिए था। अपनी इसी धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु के समान था, निष्पाप था, कोई पाप नहीं था उसमें, स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। रूसो मानता है कि जो मनुष्य प्राचीन है, जो प्राकृतिक अवस्था में रहता था, उसका स्वभाव जो है पशु के समान था, निष्पाप था और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर यानी कि नोबल सेवेज का इस्तेमाल करता है। रूसो का मानना है कि जो आदिम मनुष्य हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, वह जो है सहज नैतिकता से, विचारों से रहित, सहज भावना से और कम यानी काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था, जिसके पास दिमाग नहीं था, फिर भी वो काफ़ी अच्छे थे लोग।
इसीलिए उसने जो है एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया है, नोबल सेवेज का। ठीक है, ये तो हो गया मानव स्वभाव। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स के सदृश्य सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और न ही लॉक की शांति व सदिच्छा की अवस्था जैसी। यह ऐसी दशा थी जिससे व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। अब यहाँ पर रूसो ने कहा है कि रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था जो है न तो हॉब्स के समान सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी। अब कहने का मतलब है कि जैसा कि हॉब्स ने कहा था, इंसान स्वभाव से क्रूर, स्वार्थी और हिंसक है, यानी कि हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। और लॉक कहते हैं कि शांति और सदिच्छा की अवस्था जैसी। यह ऐसी दशा थी, वो मानता था कि मनुष्य जो है पशु के समान तो है, परंतु वह अपना जीवन अकेला बिताता है। उसके पास इतना दिमाग डेवलप नहीं है कि वह हिंसक प्रवृत्ति का हो जाए। वो मानता है कि इंसान अपने उसमें स्वविवेक से चलता था। ठीक है, इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रही। उसका मानना है कि जो आदिम व्यवस्था रही है वह ज़्यादा तक स्थिर नहीं रही। कालांतर में जैसे समय बीता, मानव जाति की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगा। जलवायु की विभिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन में परिवर्तन होने लगे, उनके स्तर में अंतर आने लगा और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। जो प्राकृतिक समानता थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। जब लोगों को ये पता चला कि जो हमारा व्यक्तिगत संपत्ति होगा, हम अमीर होंगे, हमारी भूमि होगी, अच्छी ज़मीन होगी जिस पे खेती बाड़ी अच्छे से करेंगे, जब ऐसी सोच आई तो लोगों ने क्या किया कि सुख शांति जो है उनका छीन गया। लोग एक दूसरे से हिंसक प्रवृत्ति की भांति व्यवहार करने लगे। मानव मस्तिष्क में मोह ने जन्म ले लिया। अब लोगों को क्या होने लगा? मोह होने लगा। उसने यह सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर वह रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई ज़मीन खोजने की परेशानी न करनी पड़ेगी। और बस इसी भावना से उत्पन्न होते ही संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति काफुर हो गई, यानी दूर हो गई। जैसे ही उसने सोचा कि जिस ज़मीन पर रहता है वह ज़मीन अच्छी है, यदि वह उसके पास रह जाती है तो उसके बच्चों को अदर ज़मीन, दूसरी ज़मीन नहीं खोजना पड़ेगा रहने के लिए, खेती करने के लिए। जैसे ही उसके अंदर यह मोह की भावना उत्पन्न हुई, कहा जाता है कि संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया। अब सर्प का भावना क्या होता है कि वह डसता है, जो विषाक्त उसके पास है वह उस किसी इंसान को मारने के लिए करता है। तो जैसे ही संपत्ति का जो सर्प मानव के अंदर जागृत होता है, उसकी जो है सुख शांति दूर हो जाती है। वह सोचने लगता है कि कहीं यह संपत्ति हमारी छीन न जाए। व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष हो गया। जैसे कि व्यक्ति जैसे ही संपत्ति के बारे में सोचने लगा, सब लोग सोचने लगे, प्राकृतिक अवस्था में बहुत तेज़ी से संघर्ष प्रारंभ हो गया, यानी जो इंसान थे आपस में लड़ने लगे। जो शक्तिवान था, यानी जिसके पास अधिक जो है ताकत थी, और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी व अधिक भूमि ले ली तथा औरों को कम व खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं। तो जो लोग दूरदर्शी थे, जिनके पास ताकत थी, अच्छी ज़मीनें, उपजाऊ ज़मीनें ले लिए, और जो खराब ज़मीनें थी उनको कमज़ोर लोग दे दिया या फिर उनको मिला भी नहीं। इस प्रकार धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। जब जिसके पास ज़मीन ज़्यादा थी वो अमीर हो गया, जिसके पास नहीं थी वो गरीब हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अब प्राकृतिक समाज में हिंसक प्रवृत्ति कैसे होगी? जो लोग अमीर हैं, जो लोग धनवान हैं, वह गरीबों पर अत्याचार करने लगे, और जिनके पास कुछ भी नहीं है या थोड़ी ज़मीन है या अनुपजाऊ ज़मीन है, उन्होंने क्या किया? षड्यंत्र करने शुरू कर दिए अमीरों के खिलाफ। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो उठा। इस कारण से लोग लूटने पाटने लगे, चोरी करने लगे, हत्याएं करने लगे, अपराध करने लगे। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। अब यहाँ अनुबंध जो है, एक तरह से इनको मान सकते हैं कि एक लिखित संविधान। लोगों ने
अपनी सुरक्षा के लिए एक अनुबंध किया, समझौता किया। और उस समझौते में क्या क्या होता है, चलिए। एक मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। अब प्रकृति का शिशु का मतलब यह है कि जो उन्होंने प्रकृति के विषय में बताया है इंसानों के बारे में, वह बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि जो इंसान प्राकृतिक अवस्था में रहा वो काफ़ी सीधा जीवन जीता था, अच्छा था, स्वभाव में काफ़ी अच्छा थे, वह किसी पर हिंसक प्रहार नहीं करता था, अकेला जीवन जीता था। इस प्रकार मैक्सी ने कहा कि जो रूसो हैं वह प्रकृति के शिशु हैं, चाइल्ड ऑफ नेचर हैं। इनको एक तरह से उपनाम मिल गया। चलिए अब देखते हैं अनुबंध या सामाजिक समझौता क्या है। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर दिया गया। तो अनुबंध कैसे हुआ, कैसे सामाजिक समझौता हुआ? जब लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर लालच आ गया है, संपत्ति का लालच आ गया है, लोग एक दूसरे में लड़ भिड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, तो सब लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और उनमें अपने जितने भी अधिकार थे उनका समर्पण कर देते हैं। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया गया था। तो जो लोगों ने अधिकारों का समर्पण किया था वह किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया था। वो मानते थे कि मानव समाज के लिए किया जाए ताकि सभी लोग जो है अच्छे से जीवन यापन कर सके, किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। सामान्य इच्छा का तात्पर्य है कि सभी लोगों को अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए थी, अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहिए थी ताकि हिंसक प्रवृत्ति न हो सके, चोरी न हो सके। तो सभी लोगों ने इस समझौते को स्वीकार किया। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत स्वयं रूसो कहते हैं कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। रूसो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर दिया है। जब समझौता हुआ तो लोगों ने अपने व्यक्तित्व को, अपने जो शक्ति है उसका जो है पूर्ण रूप से उस समझौते के अधीन कर देते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी शक्ति का उपयोग किसी अन्य के खिलाफ करेंगे, अपने समाज के लिए नहीं करेंगे। तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसा कि एक ताकतवर व्यक्ति जब समझौते के अंतर्गत आता है, एक समूह के अंतर्गत आता है, तो वह सबके लिए कार्य करता है। एक धनवान व्यक्ति जब अपने अनुबंध के हिसाब से आता है तो वह सबके लिए कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार जो है समझौता होता है कि सबका जो है इस अनुबंध के अंतर्गत सब लोग सबकी सहायता करेंगे। अब रूसो की मूल समस्या क्या थी, तो इसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दूसरी भाषा में कि किस प्रकार जो है यह कार्य करता है, जो अनुबंध था वो किस प्रकार जो है काम करता है। जैसे कि कहा गया है, अगर हम इसके दूसरे शब्दों में समझें तो हम यह कह सकते हैं कि अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उस राशि का या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। तो जैसा कहा गया कि जो व्यक्ति अगर एक ढेर के रूप में या फिर एक राशि के रूप में मिला दे जाए तो अब वह सबके लिए कार्य करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रूसो की मूल समस्या क्या रही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता, उनका मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मुक्त स्वतंत्रता थी वह संपत्ति और सभ्यता के विकास के बाद समाप्त हो गई। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है स्वतंत्र विचरण करता था, अच्छे से रहता था, एक अच्छा जो है एक पशुवत व्यक्ति था, परंतु वह सभ्य था। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी, जैसे सभ्यता ने विकास किया, यह जो स्वतंत्रता है, मुक्त स्वतंत्रता, वह समाप्त हो गया। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। उनका मानना था कि यदि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है तो एक वैकल्पिक समाज का निर्माण होना चाहिए।
रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। रूसो का मानना है कि मानव जो है अपने स्वभाव से भ्रष्ट नहीं हुआ है। उसका मानना है कि इसका मूल कारण समाज है और समाज की संस्थाएं हैं। मानव समाज जैसा काम करेगा, जैसे संस्थाएं काम करेगी, इंसान का स्वभाव ऐसा होगा। अब इस समझौते के अंतर्गत जो है क्या विशेषताएँ आती हैं ये देख लेते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था। रूसो चाहता था कि सामाजिक समझौते से उसको मूल स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। यहाँ पर जो है रूसो के जो सामाजिक समझौते में इन दोनों के जो है झलक दिखाई देता है। हॉब्स की भांति और लॉक की भांति जो है उनका समझौता था। जैसे कि समझौता हॉब्स की भांति कैसे हो गया, इसको समझते हैं। रूसो ने भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। जैसा कि हॉब्स ने समझौता किया था समाज का, वैसे ही रूसो को भी देखने को मिलता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए थे। ऐसा ही हॉब्स ने भी कहा था कि जितने भी अधिकार थे समाज में, लोगों के व्यक्तिगत जो उनके अधिकार थे, उन्होंने राज्य को दे दिए थे। रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। जब रूसो का जन्म था सन 1700 ईस्वी में, तो उस समय समाज में निरंकुशता व्याप्त था और निरंकुश शासन जो है अपने चरम सीमा पे था। लोग शक्तिशाली थे और जो समाज है वो अविभाज्य भांति था, यानी कि अविभाज्य था। लोग मिल कर रहते थे। तो यह बात है सन 1712 से 1778 के बीच में समाज में काफ़ी जो है निरंकुशताएँ व्याप्त थीं। लुई 16वें का शासन था, ठीक है। तो उस समय इनका जब इन्होंने समाज में देखा तो बहुत सारी जो है उनको बुराइयां देखने को मिली। तो रूसो के समझौते में लाख की विषय वस्तु क्या दिखाई देते हैं, इसको समझ लेते हैं। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा। रूसो ने कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते से होना चाहिए, युद्ध से नहीं होना चाहिए। लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है कि जो सरकार है वह एक मजिस्ट्रेट की भांति व्यवहार करती है, जैसा कि इस समय हो रहा है। अब देखते हैं कि रूसो के राज्य की प्रकृति कैसी है। रूसो का राज्य आंगिक राज्य है, यानी ऑर्गेनिक स्टेट है। लोगों ने इसको जो है बनाया है, न कि यह प्राकृतिक है, नेचर नहीं है। जबकि हमारे पुराने दार्शनिकों ने कहा है कि जो राज्य है वह प्राकृतिक है, जबकि रूसो ने कहा कि नहीं, ये आंगिक राज्य है, यह बनाया गया है, ऑर्गेनिक स्टेट है। उसने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य व सर्वशक्ति माना है। तो रूसो ने कहा जो राज्य है, जो राजा है उसके पास असीमित शक्ति है, वह अदेय है और अविभाज्य है, और उसके पास शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। रूसो कहता है कि जो राज्य का मालिक है, शासक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, वो मनमानी करता है। संप्रभुता के बारे में रूसो की सोच। रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो मानता है कि संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य और कभी भी गलती न करने वाली संस्था मानी जाती है। रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। जो रूसो का विचार है उसमें लोकप्रिय संप्रभुता, यानी ऐसी संप्रभुता जो काफ़ी लोकप्रिय हो, लोगों को पसंद आए, ऐसा विचार पाया जाता है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है, यानी जनरल विल्स। सामान्य इच्छा के बारे में उन्होंने जो है अपने शब्दों में प्रयोग किया है। यदि हम संप्रभुता के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमने पीछे जो है एक टॉपिक दिया है जीन बोना के बारे में, आप इसको पढ़िए। आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के बारे में मैकियावेली ने, जीन बोना के बाद जो है थॉमस हॉब्स ने किया है और जॉन लॉक ने भी किया है, ठीक है। तो संप्रभुता जो है किसी राष्ट्र के लिए उसका सम्मान की बात होती है। अब देखते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा या फिर जनरल विल्स के बारे में क्या कहा है, क्योंकि उसने राज्य को संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा, संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल का शब्द का प्रयोग किया है।
तो इसको देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। पहला है समुदाय के कल्याण की इच्छा, रियल विल। दूसरा है स्वार्थपूर्ण इच्छा यानी एक्चुअल विल। तो रूसो मानता है कि समाज में दो प्रकार की इच्छाएं होनी चाहिए। एक रियल विल जो समाज के लिए कार्य करती है, एक होता है एक्चुअल विल जो स्वार्थपूर्ण है, जो अपने लिए है, व्यक्तिगत है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समुचे समाज के भलाई की इच्छा है, जिसे हम रियल विल कह रहे हैं। अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। तो रूसो मानता है कि जो सामान्य इच्छा है, रियल विल है, वह सामान्य इच्छा का अभिप्राय जो है ना, सभी का कल्याण हो, ऐसी इच्छा के बारे में बात किया जा रहा है। अतः सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। तो सामान्य इच्छा जो गुणात्मक है, लोगों के लिए है, अच्छा है, यह मात्रा के रूप में नहीं है। समुदाय के कल्याण की इच्छा यानी रियल विल का प्रयोग का योग जो है सामान्य इच्छा है, यानी समुदाय का कल्याण की इच्छा जो है सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल्स हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जो समुदाय के लिए, जो समाज के लिए कार्य करेगा, जो इच्छा रखेगा उनके लिए, वही जो है समुदाय के लिए जनरल विल्स है। हर्षना ने कहा है, हर्नसा ने कहा है कि लेविथियन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। अब लेवियाथन जो है यह हॉब्स की रचना है। तो हॉब्स की रचना में निरंकुश राजतंत्र की जो है व्याख्या की गई है। तो हर्नसा ने कहा है कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है, यानी कि विपरीत, यानी हॉब्स के लेवियाथन के विपरीत रूसो की इच्छा मानी जाती है। समानता के विचार का समर्थन। चूँकि फ्रांस में निरंकुशता काफ़ी व्याप्त था, लोग जो है समानता का जो है अधिकार मांग रहे थे, तो इसी समय जो है वहाँ क्रांति होता है। ठीक है, इसी को लेकर के रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान न हो कि दूसरों को खरीद सके। रूसो ने इस दो लाइनों में बहुत बड़ी बात कही है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए उसको खुद को बेच दे, यानी कि दास बन जाए, परंतु कोई व्यक्ति इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए कि वह किसी को खरीद ले, दास बना ले। वो मानते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, लोगों को समान भाव से देखना चाहिए, समान भाव से उनकी जो है सेवा करनी चाहिए। मालिक एवं दास, शासक तथा शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसो मानते हैं कि जो मालिक है, दास है, इसका भेदभाव ख़त्म कर दीजिए। शासक और शासित का भेदभाव ख़त्म कर दीजिए, यानी कि शासक और जो शासित है, प्रजा है, वह समान है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। जबकि लोकतंत्र में ऐसा होता भी है, जब तक शासक हो तो जनता ने आपको शासक बनाया है, जैसे ही आपकी सत्ता ख़त्म होती है आप फिर से जो है प्रजा बन जाते हो। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया है। तो उसने अपने किसी भी बुक में उसने जैसे कि कहा जाता है कि उन्होंने मनुष्यों के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था की है, परंतु महिलाओं के लिए उसने अपने बुकों में कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना के रूप में क्या, यानी संकल्पना क्या रही है, इसको देखते हैं कि रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है। रूसो मानता है कि स्वतंत्रता जो है अपने नैतिक इच्छा का पालन करना ही स्वतंत्रता कहलाता है। समुदाय की भलाई के लिए किया गया कार्य ही स्वतंत्रता है। वो मानता है कि समाज के लिए अगर आप भलाई का कार्य कर रहे हैं तो यह भी आप स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। सेबाइन कहता है कि रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता यानी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। सेबाइन कहते हैं कि रूसो की जो स्वतंत्रता है वह एक पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम है, यह एक विरोधाभासी जो है स्वतंत्रता है। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे, संप्रभुता का पालन नहीं करेंगे, उनको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। यही जो उनकी जो बातें हैं कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह फांसीवाद के जनक भी हैं। फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ फांसीवाद।
रूसो की शासन प्रणाली क्या है। अब उनका मानना है कि रूसो की शासन प्रणाली क्या है, वो कैसा जो है समाज में शासन व्यवस्था देखना चाहते हैं। तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। रूसो को माना जाता है कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता हैं। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया है। उन्होंने जो है प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का, यानी ऐसा लोकतंत्र नहीं हो जाए कि जहाँ पर प्रतिनिधिवादी हो, यानी कि लोग एक दूसरे से लड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। तो जिस समय रूसो रहे हैं उस समय लुई 15वां 16वां का शासन था। तो उन्होंने समाज को देखा व्यवहारिक रूप से और कहा कि लोकतंत्र जो है ऐसी शासन प्रणाली है जो इस धरती पर तो मुश्किल है, वह जो केवल ईश्वर के राज्य में ही हो सकता है, क्योंकि उस समय ऐसा वहाँ पर जो है व्यवस्था थी, ऐसा समाज था कि उनको ऐसा कहना पड़ा। रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी लोकतंत्र यानी रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो रूसो के लोकतंत्र की जो मान्यता है वह रेडिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है, ऐसा माना जाता है। उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो जितने भी फ्रांस में जो लोग क्रांति हुई है, जो कुछ भी हुआ है वह जनमत संग्रह से हुआ है। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी जनमत संग्रह कराया था, इसके पहले भी जनमत संग्रह हुआ था, जनरल स्टेट की बैठक के समय भी मतलब कि जनमत संग्रह ही था। तो उसके लोकतंत्र को, जो रूसो का लोकतंत्र है, जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। जो कुछ भी किया जाए जनमत संग्रह से किया जाए, वोटिंग के माध्यम से किया जाए। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी सन 1977 में लिखा था, में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र एंड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की संख्या दी है। तो मैकफर्सन ने अपनी रचना में कहा है कि जो रूसो का लोकतंत्र है वह विकासवादी लोकतंत्र है। अब देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। रूसो के विषय में राष्ट्रवाद जो है, रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। तो रूसो का मानना है कि राष्ट्रवाद के विचार जो उनके अंदर है वह सैद्धांतिक जन्मदाता के रूप में माना जाता है। उनका मानना कि इन्होंने जो पहला संदेश दिया था, सिद्धांत दिया था कि राष्ट्रवाद का जो विचार जो है इनके जो है लेखन कार्यों में दिखता है। क्योंकि हम इसको इस प्रकार मान सकते हैं कि फ्रांस में जो जैकोबिन दल था वह इनको अपना आदर्श मानता था। इनका जो है उस दल में काफ़ी सम्मान था। जितने भी दार्शनिक हुए हैं सबसे अधिक सम्मान यदि मिलता था तो रूसो को मिलता था। और उस जैकोबिन दल के जो प्रमुख नेता रहे हैं मैक्सिमिलियन और दांते थे, जो रोबेस्पियरे थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे और दांते इनको काफ़ी मानते थे और इनके ही आदर्शों पर चलते भी थे। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है। तो रूसो ने राष्ट्रवाद को कहा है कि ये नागरिक धर्म है, लोगों का धर्म है, इस शब्द से संबोधित किया गया है। अब देखते हैं कि विधि और विधि निर्माता के विषय में, यानी विधि क्या है और विधि निर्माता क्या है, यानी कि विधि और सरकार के बारे में बात हुई। रूसो के सामाजिक समझौते द्वारा जिस राजनीतिक समाज का जन्म होता है उसके अंतर्गत किन्हीं व्यक्तियों का शासन नहीं वरन विधि का शासन स्थापित होता है। तो रूसो के अनुबंध में जो समझौते होते हैं उससे एक राजनीतिक समाज का जन्म होता है और उसने कहा है कि जो शासन व्यवस्था है किन्हीं व्यक्तियों का शासन नहीं है, जो विधि बना है, जो रूल्स ऑफ द लॉ हैं, इसके अंतर्गत जो है हमारा शासन क्रिया होती है। रूसो हाफ से या लाख की तरह इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक विधियां प्रचलित थीं, जबकि हाब्स और लॉक मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में बहुत सारे नियम थे, बहुत सारी विधियां थी। रूसो इसको खंडित करता है। उसके अनुसार विधि का अस्तित्व तो राजनीतिक समाज ही संभव कर सकता है। रूसो का मानना है कि जो विधि है, जो कानून है, वह एक राजनीतिक समाज के द्वारा ही संभव हो सकता है। सामाजिक समझौते के पश्चात सामान्य इच्छा यानी कि रियल विल जो है द्वारा संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है जो सभ्य समाज के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्योंकि विधियां सामान्य इच्छा का परिणाम है इसलिए वे आवश्यक रूप से जनहित होती हैं। तो रूसो का सामाजिक समझौते के पश्चात
जो जनरल विल है, जो एक तरह से जो कानून की बातें कर रहा है, संविधान की बातें कर रहा है, वो कहता है कि संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है। यानी जनरल विल में लोग इच्छा के अनुसार संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है, जो समाज के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। चूँकि विधियाँ सामान्य इच्छा यानी लोग इच्छा के परिणाम है, इसलिए आवश्यक रूप से जनहित में होती हैं, यानी लोगों के लिए भलाई करती हैं। रूसो के अनुसार कोई भी राज्य वैध नहीं है। रूसो कहता है कोई भी राज्य वैध नहीं है जब तक कि उस पर विधियों का शासन न हो। तो जहाँ जहाँ पर विधि है, कानून है, अगर लागू हो रहा है तो वह राज्य वैध होगा। जहाँ पर विधि नहीं है वहाँ पर कोई वैधता नहीं है। इस प्रकार से शासित राज्य, उसके शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, गणतंत्र है। यदि विधि वहाँ पर लागू हो गई है तो किसी प्रकार का शासित राज्य हो, उसके शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, वह गणतंत्र माना जाएगा। अपनी विधि के धारणा के अंतर्गत रूसो केवल संवैधानिक विधियों की ही कल्पना करता है, नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाली सामान्य विधियों की नहीं। गणराज्य की स्थापना के लिए रूसो ने विधि निर्माता की व्यवस्था की है। अब रूसो ने कहा है कि गणराज्य की स्थापना तभी होगी जब विधि निर्माता होंगे। उसके अनुसार विधि निर्माता एक व्यक्ति भी हो सकता है और कई व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो सामान्य हित के लिए विधियों का निर्माण कर सके। रूसो कहता है कोई भी गणराज्य का निर्माण हो रहा है तो विधि निर्माता एक भी हो सकते हैं, कई लोग भी हो सकते हैं, परंतु वह व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्य हित के लिए विधियों का निर्माण करे। सभी का इसमें हित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह में सामान्य हित की पहचान कर उसके अनुसार आचरण करने की क्षमता होनी चाहिए। वह स्वयं चरित्रवान होना चाहिए और उसमें नागरिकों के चरित्र में सुधार कर सकने की सामर्थ्य होनी चाहिए। रूसो ये कहता है कि जो व्यक्ति विधि का निर्माण कर रहा है वह अच्छे आचरण का होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि लोगों को वह चरित्र के रास्ते पर ला सके। जो विधि निर्माता है, जो विधि का बनाने वाला है, के लिए जनता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। किसी आप ऐसे व्यक्ति को विधि निर्माता नहीं बना सकते हैं जो जनता के विरुद्ध हो, जनता की इच्छा के विरुद्ध हो, अन्यथा वह हॉब्स के लेवियाथन की तरह निरंकुश होकर नागरिक की स्वतंत्रता का अंत कर देगा। रूसो मानता है कि यदि कोई व्यक्ति विधि का निर्माण कर रहा है, जनता ने उसे नहीं चुना है, तो वह लेवियाथन की तरह संविधान की रचना करेगा, कानून बनाएगा, जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी और समाज फिर से निरंकुश हो जाएगा। रूसो ने कानून निर्माण का कार्य जनता के प्रत्यक्ष सहयोग के आधार पर करने पर बहुत अधिक जोर दिया है। दूसरे विधि निर्माता के पास किसी प्रकार की कार्यपालिका शक्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह निजी पक्षपात के आधार पर आचरण करेगा। जैसा कि जनरल स्टेट में होता था, फ्रांस की क्रांति में जब जनरल स्टेट की बैठक हुई, उसके पहले वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसमें किसी विशेष व्यक्ति को जो है पार्लियामेंट के लिए चुना जाता था, जिसमें सभी कुलीन थे। तो उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए स्टेट जनरल की बैठक में जो पुराने अधिकार छीन लिए गए थे उनको लेने की बातें करने लगे। तो यहाँ पर रूसो ये कहता है आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधि निर्माता नहीं बना सकते हैं जो कार्यपालिका में भी कार्य करता हो, इसलिए वह निजी पक्षपात के लिए भी अपना जो है कानून बना सकता है, अपने लाभ के में वह कानून बना सकता है। रूसो का विचार है कि विधि निर्माता तो केवल एक परामर्शदाता के रूप में ही कार्य करना चाहिए, केवल एक परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए। राज्य तथा सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये देखते हैं। रूसो ने अपने महान ग्रंथ सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम 2 प्रकरणों में राज्य और सरकार के संबंधों की व्याख्या की है, विवेचना की है। इस संबंध में रूसो ने राज्य तथा सरकार में स्पष्ट भेद बताया है। राज्य सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है तथा सामान्य इच्छा उसकी अभिव्यक्ति होती है। जो यहाँ पर रूसो ये कहते हैं सामाजिक समझौता जो हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है, जो अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी सामान्य इच्छा उसकी अभिव्यक्ति है, जो उसकी इच्छा है वह जनता की इच्छा है। सरकार द्वारा चुने हुए उन थोड़े से व्यक्तियों का समूह है। अब कह रहा है यहाँ सरकार जो क्या है, सरकार जो है जनता द्वारा चुने हुए थोड़े व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य इच्छा के निर्देशों को प्रेरित करती है। अब जो सामान्य इच्छा है, जो जनता की इच्छा है, जो प्रजा की सोच है,
जो सरकार में थोड़े चुने हुए व्यक्ति हैं उसको एक कानून का यानी दिशा निर्देश के लिए उसकी रचना करते हैं, उसको लिखते हैं, वही कानून बन जाती है। सरकार की सृष्टि समझौते के द्वारा नहीं होती, वरन वह संप्रभु जनता के आदर्शों का परिणाम होती है। इस दृष्टि से सरकार राज्य के अभिकर्ता मात्र होती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सरकार की सृष्टि है वह समझौते के द्वारा नहीं हुआ है, वह तो एक जनता के द्वारा चुने हुए जो है व्यक्ति हैं, जनता के आदेशों के का परिणाम है। जनता के द्वारा चुने गए ये व्यक्ति हैं जो केवल एक सरकार में केवल एक नौकर की भांति कार्य कर रहे हैं। सरकार के घटकों के नाम, उसकी संख्या और उनकी नियुक्ति की पद्धति चाहे कुछ भी क्यों न हो, वे हैं प्रभुता संपन्न जनता के नौकर अथवा अभिकर्ता मात्र ही। वे केवल उसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो जनता ने उन्हें दी है। तो यहाँ माना गया है कि जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं, जो विधि का निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको जनता ने चुना है। केवल वह जनता के लिए एक नौकर की भांति हैं, यानी अभिकर्ता मात्र हैं। और जब चाहे जनता उन्हें जो है अपनी इच्छा से उनके शक्तियों को सीमित कर सकती है, संशोधित कर सकती है, या फिर उनको अपने पद से हटा भी सकती है। रूसो के अनुसार सरकार का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण न होकर उन्हें लागू करना मात्र होता है। जो सरकार का गठन हुआ है वह विधियों का निर्माण नहीं करते हैं, जो विधि है उसको लागू करना होता है, क्योंकि विधियों का निर्माण तो संप्रभु जनता के द्वारा किया जाता है। रूसो ने ये कहा है कि जो जनता है, जो संप्रभु है, उसने जो है विधियों का निर्माण किया है, कुछ व्यक्तियों को द्वारा करवाया है जो उनकी इच्छा के लिए है, जो उनकी लाभ के लिए है। परंतु जो सरकार है, जिसके पास शक्ति है, वह उन विधियों को सख्ती से लागू करवा सकती है। इस प्रकार रूसो ने सरकार शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की कार्यपालिका के अर्थ में किया है। रूसो के अनुसार जहाँ तक राज्य का संबंध है वह सदा जनतांत्रिक होता है, लेकिन सरकार में भेद हो सकता है और व्यवहार के अंतर्गत ऐसा होता भी है। तो रूसो ने कहा कि जो सरकार का जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, वर्तमान समय में भी कार्यपालिका ऐसे ही काम करती है। रूसो के अनुसार राज्य जहाँ तक राज्य का संबंध है वह सदा जनतांत्रिक होता है। जो राज्य है वह जनता के लिए होता है, लेकिन सरकार में भेद हो सकता है। सरकारें जो है निरंकुश हो सकती हैं, सरकारें जो है भंग हो सकती हैं, सरकारें जो है जनता के द्वारा बनाई जा सकती हैं, यानी सरकारें कई प्रकार की भी हो सकती हैं। राज्य में किस प्रकार की सरकार हो इसका निर्णय संप्रभु जनता द्वारा किया जाता है। अब राज्य में कैसी सरकारें होंगी, कई प्रकार हैं, 2-3 प्रकारें हैं, तो इसका कौन निर्णय लेगा, जनता लेगी। यानी कहने का मतलब है कि जनता को जैसी आवश्यकता होगी वैसे वह सरकार का निर्माण करेगी। सरकार का इस रूप इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में है। शासन की सर्वशक्ति यदि एक व्यक्ति के हाथ में है तो उसे राजतंत्र कहा जाएगा। जनता ने यदि किसी अपने राज्य की जो पूरी शक्ति है एक व्यक्ति को दे दिया है तो उसे राजतंत्र के द्वारा हम संबोधित करते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों के हाथों में है तो उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है, यानी कुछ व्यक्ति मिल करके शासन व्यवस्था चला रहे हैं तो उसे कुलीन तंत्र, या समस्त जनता या बहुमत के हाथ में है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। यदि शासन की सत्ता जो है पूरी जनता के हाथों में है या बहुमत के हाथों में है तो उसे लोकतंत्र से संबोधित किया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के सरकार की व्यवस्था की गई है। एक तंत्रात्मक, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, कुछ लोगों का शासन जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं, जनता का शासन यानी लोकतंत्र से संबोधित किया गया है। परंतु सरकार के तीनों रूप पूर्णतया निश्चित नहीं हैं और इनकी रूपरेखा बदली जा सकती है और यह बदलती रहती है। सरकार के इन तीनों रूपों के अतिरिक्त उसने शासन के मिश्रित रूप यानी मिक्स गवर्नमेंट का भी उल्लेख किया है, जिसमें तीनों हो सकते हैं। सरकार के उपयुक्त तीनों रूपों में से सर्वोत्तम कौन सा है, सैद्धांतिक रूप से यह कहना असंभव है, क्योंकि यह बात देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब तीनों जो हमने शासन की बातें की हैं, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र या फिर लोकतंत्र, इन तीनों में कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ है ये कहना जो है सही नहीं है, क्योंकि देश काल में परिस्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। परिस्थितियों के अनुसार सरकार का कोई भी रूप श्रेष्ठतम या निकृष्ट हो सकता है। एक ही प्रकार की सरकार सभी देशों के लिए एक ही देश के लिए सभी समयों पर उपयुक्त नहीं हो सकती है। तो कहा गया कि यदि जो तीनों सरकारें हैं एक ही समय के लिए तीनों लागू नहीं हो सकती हैं, क्योंकि किसी काल के लिए अगर राजतंत्र जो है अच्छा रहा है तो हो सकता है किसी काल के लिए वो सही नहीं है,
किसी समय की लोकतंत्र अच्छा है तो किसी समय की लोकतंत्र अच्छा नहीं हो सकता है। यानी तीनों जो शासन तंत्र है समय समय पर अच्छा भी हैं और समय समय पर अच्छे नहीं भी हैं। साधारणतया रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सर्वोत्तम मानता है। रूसो मानता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है सबसे अच्छा तंत्र है, क्योंकि इसमें समस्त जनता प्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का प्रयोग करती है। किंतु उसका विचार है कि इस प्रकार की सरकार आर्थिक और सामाजिक समानता से जो सरकार है आर्थिक सामाजिक समानता से युक्त छोटे जनसमूह में ही संभव हो सकता है। रूसो मानता है कि यदि समानता का अधिकार है तो यह जो छोटे जनसमूह के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए वह कहता है कि यथार्थ में यदि सही कहा जाए तो सच्चा प्रजातंत्र न कभी हुआ है और न कभी होगा। रूसो का मानना है कि यदि छोटा एरिया है, छोटा दायरा है, कम लोग हैं तो ठीक है, लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से लागू हो सकता है। परंतु वह फिर मानता है कि यथार्थ में यानी निश्चित में वास्तव में यदि सही कहा जाए तो सच्चा प्रजातंत्र न कभी हुआ है और न कभी होगा, ये रूसो कहते हैं। अब रूसो के विचारों की आलोचना जो है की जाती है कि जहाँ पर रूसो कुछ बातों के लिए अच्छे भी हैं तो कुछ बातों के लिए उनकी आलोचना की जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति हैं वाल्टेयर। वाल्टेयर का भी फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो राजनीतिक चिंतन के जगत में रूसो की विचारधारा बहुत अधिक आलोचनात्मक का विषय रही है। वाल्टेयर ने कहा है, रूसो की भर्त्सना करते हुए लिखा, यानी रूसो की बुराई करते हुए लिखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है यानी सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध को पढ़कर उसे हाथों और पैरों के बल चलने की इच्छा होती है। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उन्होंने, उसकी प्राकृतिक अवस्था को पढ़ा, तो यहाँ पर जो है रूसो ने कहा कि इंसान जो है पशु के समान है, सभ्य है, उसके अंदर विवेक है। तो इस बातों का मजाक उड़ाते हुए वाल्टेयर कहते हैं कि अब उसकी इच्छा हो रही कि वह भी अपने हाथ पैर से चले, यानी कि एक जानवर की भांति रहे। एक फ्रांसीसी लेखक जिसका नाम है जूलस लेमिटर के अनुसार यह पुस्तक भयावह, अपमानपूर्ण, साधारण या ख्यातिहीन और इसमें असंगतियों की भरमार है। तो फ्रांसीसी लेखक जूलियस लेमिटर कहते हैं कि यह पुस्तक जो है ना काफ़ी भयावह है, खतरनाक है, अपमानपूर्ण है, साधारण है, ख्यातिहीन है, कोई प्रसिद्धि नहीं और असंगतियों से भरी हुई है। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बुराई करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप जो है हमारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बेल आइकन भी आप जो है ऑन कर दीजिए, जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।